दोस्तों नमस्कार। आज जिस मुद्दे की मैं चर्चा आपके साथ कर रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए। अगर मैं महत्वपूर्णता की बात करूं तो ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसको आप लाइफ एंड डेथ का सवाल भी समझ सकते हैं। इसकी गंभीरता है और कुछ ज्यादा ही गंभीर विषय है, इसलिए आपके साथ आज मैं इसमें थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। दोस्तों, आप हॉस्पिटल जाएं इलाज करवाने के लिए, आपका ऑपरेशन हो और उसके बाद डॉक्टर आपको दवाई दे और पता लगे कि दवाई आप पे असर नहीं कर रही, क्या होगा? ऐसे बहुत सारे कारण हैं जब आप हॉस्पिटल जाते हैं छोटे मोटे सर्जरी ऑपरेशंस के लिए, चाहे सिजेरियन हो, चाहे हिप रिप्लेसमेंट हो, चाहे किसी भी तरह की सर्जरी हो। उसके बाद डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स इसलिए दी जाती है कि जिस पर्यावरण में या जिस वातावरण में आपका ऑपरेशन होता है वहां क्लाइमेट में या जिसके कहें हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में या घर के एनवायरनमेंट में हवा में बैक्टीरिया होते हैं। जब वो बैक्टीरिया आपके घाव के ऊपर बैठते हैं तो वहां इन्फेक्शन फैलाते हैं। उन बैक्टीरिया को रोकने के लिए हमें एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों समझिए कि अगर मान लीजिए उन बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक असर करना बंद कर दे तो क्या होगा? आपके सामने दिखेगा आपको कि मरीज बीमार है, इन्फेक्शन है, दवाई उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, उसके शरीर में इन्फेक्शन फैलता जा रहा है, तो आपके सामने मौत खड़ी है। ये बहुत सीरियस मुद्दा है। मैं YouTube के माध्यम से आप सब तक इसलिए ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि आज दुनिया में ये सबसे बड़ी चुनौती बन के उभर रहा है। मेरे जितने डॉक्टर्स हैं, अगर आप उनसे बात करें, मेरे जो दोस्त हैं जो सर्जरीज में काम करते हैं, जो कैंसर ट्रीटमेंट करते हैं, बाकी जगह पे हैं जहां पे एंटीबायोटिक का यूज होता है, डॉक्टर्स का ये कहना है कि जिस तरह से समाज में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, आने वाले दिनों में हमारे पास एक भी ऐसा एंटीबायोटिक नहीं होगा जो मरीजों को ठीक कर सके। इसका मतलब यह है कि अगर इन्फेक्शन हो गया तो मौत निश्चित है। सुन के आप विचलित हुए होंगे, मैं भी हुआ, लेकिन ये हकीकत है, ये वैज्ञानिक तथ्य है जिसको हमें समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना होगा। अब बात ये आती है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता कैसे। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी कि घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। यही हाल जब आप एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करते हैं किसी बीमारी का, इसीलिए डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि आप कोर्स पूरा लें, ट्रीटमेंट पूरा लें। दूसरी तरफ आज समाज में ये प्रथा चल गई है कि जरा भी इन्फेक्शन होता है, जुकाम होता है, खांसी होता है, हम तुरंत एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं। ये बहुत गलत है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, खासकर जो कॉमन कोल्ड है या बाकी जो जुकाम खांसी हमें होती है, उसमें एंटीबायोटिक तो काम करती ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से अपनी तसल्ली के लिए एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं। बहुत बार मैंने देखा है लोगों को कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स भी बड़ा इजीली एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं। यहां पे डॉक्टर भी गलत है। साथियों, इस बात को हमें समझना होगा कि जो कीटाणु या जो बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट करते हैं, अगर वो पूरी तरह से एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा और वो कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा, तो अगली बार उस पे एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। इसका मतलब अगर वो बैक्टीरिया आपके शरीर में घुस गया और उसने इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर दिया, तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ऐसी होंगी जो उस पर कारगर ही नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले एंटीबायोटिक लेने से पहले
आपको कल्चर जो कहा जाता है लेबोरेटरी में कि कौन सी दवाई या कौन सा बैक्टीरिया किस एंटीबायोटिक के ऊपर या किसके साथ कंट्रोल किया जा सकता है, इसकी जांच होना जरूरी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ बाजार जाते हैं, डॉक्टर भी लिख देते हैं कि एंटीबायोटिक है और हम लोग दवाई लेना शुरू कर देते हैं। वेदर जो डिजीज हुई है या जो शरीर में कीटाणु है वो और जो एंटीबायोटिक हम ले रहे हैं वो वास्तव में इफेक्टिव है या नहीं है, इसकी जानकारी, इसकी टेस्ट बहुत कम कराया जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में ऐसे जीवाणु पैदा हो रहे हैं जो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं। अब ये सिर्फ मेरे में नहीं है, मेरे से दूसरों में भी जा सकता है। जैसे आपने कोविड के समय देखा कि ये जो बीमारियां हैं ये आदमी से भी फैलती हैं, पानी से भी फैलती हैं, हवा से भी फैलती हैं, जूठा खाना खाने से भी फैलती हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैलती हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक सबसे बड़ी घातक बीमारी के रूप में उभर के आ रहा है और इसका इलाज नहीं। क्योंकि अभी तक दुनिया में जितने 20-25 एंटीबायोटिक इजाद हुए हैं, टोटल 30 के आसपास एंटीबायोटिक है पूरी दुनिया में, और काफी तेजी से ऐसे वायरस या ऐसे बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं जिन पे ये एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही। तो दोस्तों इस बात को सीरियसली लीजिए। इसका मतलब कुछ बातों का ध्यान रखना आपको जरूरी है। सबसे पहले, जब तक इमरजेंसी नहीं हो, बहुत ज्यादा मजबूरी नहीं हो, एंटीबायोटिक शुड बी द लास्ट ऑप्शन। अगर डॉक्टर रेकमेंड भी करता है तो प्रिस्क्रिप्शन पूरा लें, आधे में ना छोड़ें। क्योंकि अगर मान लीजिए 5 दिन का कोर्स है, आपने 3 दिन बाद एंटीबायोटिक छोड़ दी, तो आपके शरीर में बैक्टीरिया पूरी तरह से मरा तो नहीं, लेकिन उसने एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, और उसके बाद जब आप इलाज करेंगे तो वो इलाज उस पर असरकारक नहीं होगा। अगर इलाज असरकारक नहीं होगा तो आप समझिए कि आपके शरीर में इन्फेक्शन है, आपके घाव पे इन्फेक्शन है, वो फैलता रहेगा। आप इलाज करवाना भी चाहते हैं लेकिन दवाइयां कारगर नहीं, तब क्या होगा? और अगर इन्फेक्शन घातक हुआ, कोई सर्जरी हुई, कैंसर का इलाज चल रहा हुआ, कहीं और कोई इन्फेक्शन हुआ और आपके ऊपर दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया, तो रास्ता सिर्फ मौत की तरफ जाता है। ये मुद्दा बहुत गंभीर है, इसको लाइटली ना लें। बहुत सारे हमारे किसान भाई जानवरों को एंटीबायोटिक देते हैं, चाहे वो मुर्गी पालन हो, गाय पालन हो, बाजार से जो हम मीट खरीदते हैं। अगर किसानों ने केयरलेसली एंटीबायोटिक देना शुरू कर दिया जानवरों को, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां किसानों को एंटीबायोटिक बेचती हैं एज ए ग्रोथ प्रमोटर, ये बहुत ही निंदनीय काम है, ये समाज के लिए घातक है। इसको रोकना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। किसान भाई और आपके आसपास जितने भी साथी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें और अपने आसपास के किसानों को जो पशुपालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, उनको ये बताएं कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। और बहुत तरीके हैं ग्रोथ प्रमोशन के, अच्छा न्यूट्रिशन हो सकता है, अच्छा रखरखाव हो सकता है। एंटीबायोटिक सबसे घातक और खतरनाक तरीका है कमर्शियल वर्ल्ड में। इसी तरह से जितनी हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं, चाहे वो टीबी है, कैंसर है, मलेरिया है, आपने देखा होगा बहुत बार हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि आजकल मच्छर डीडीटी से नहीं मर रहा है क्योंकि उसने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। बीच में जब कोविड का टाइम था तो आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे ये खबर आ रही थी कि किसी तरह का एक इन्फेक्शन है जो कोविड के पेशेंट्स में हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन, जो किसी इलाज से ठीक नहीं हो रहा है। ये भी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का एक एग्जाम्पल हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। तो दोस्तों,
मेरा निवेदन है आपसे, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कम से कम करें, बहुत संभल के करें, मजबूरी हो तो करें, और अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो कोशिश ये करें कि आप एंटीबायोटिक का अल्टरनेट पूछें डॉक्टर से कि बगैर एंटीबायोटिक के क्या इलाज हो सकता है थोड़ा लंबा चलेगा, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत होगी, लेकिन वो सेफर ऑप्शन होगा। इसीलिए ये वीडियो बनाने का पर्पज ये था कि ये जो AMR का चैलेंज है ये बहुत घातक स्थिति ले रहा है पूरी दुनिया में। ये सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए अपने घर में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने ऑफिस में, अपने कलीग्स में इस बात की चर्चा करें। AMR को रोकना होगा, क्योंकि अगर हमने रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को नहीं रोका तो वो एक इंसान से दूसरे में भी जा सकता है। वही बैक्टीरिया जो एक बीमार आदमी है उससे एक स्वस्थ आदमी में जाएगा, स्वस्थ आदमी को बीमार करेगा, और जब वह स्वस्थ आदमी बीमार हो गया तो उस बैक्टीरिया का इलाज उस इंसान में भी नहीं हो पाएगा। तो ये मुद्दा गंभीर है, और एस्टीमेट ये है कि आने वाले दिनों में करीब 10 साल के अंदर WHO का एस्टिमेशन ये है कि 10 लाख लोग हर साल AMR के कारण मरेंगे। मतलब बीमारी है लेकिन दवाई काम नहीं कर रही। इसका मतलब आप हॉस्पिटल गए इलाज करवाने, डॉक्टर ने दवाई भी दी, आप हॉस्पिटल में भर्ती भी हुए, लेकिन आप ठीक नहीं हुए। आपका पैसा गया, आपका टाइम गया, आपकी जिंदगी गई। ये है ट्रेजेडी AMR की। मुद्दा गंभीर है। मैं आपके साथ और भी आने वाले दिनों में चीजें शेयर करूंगा कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करता और आपको लेनी नहीं चाहिए, और एंटीबायोटिक के अल्टरनेट क्या होते हैं। पॉसिबल है, इजी है, मुद्दा गंभीर है। कृपया गंभीरता से लें, परिवार में चर्चा करें, समाज में चर्चा करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, AMR के बारे में जानें, सजग हों, और इसको कंट्रोल करने में हेल्प करें। आप और हम ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं आएगा। ये सामाजिक चुनौती है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ एजुकेट कर सकती है। वही प्रयास मेरा भी है। दोस्तों, उम्मीद है आप इस बात को सीरियसली लेंगे, गंभीर चिंतन करेंगे, और आने वाले दिनों में अपने आप को, अपने परिवार को, अपने वेल विशर्स को इस घातक समस्या से बचाएंगे। अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि जितना हम शेयर करेंगे उतना लोग जागरूक होंगे, एजुकेट होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको लगता है कि इस चैनल में बताई गई बातें यूजफुल हैं, काम की हैं। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। वंदे मातरम।